हेलो। नमस्कार साथियों, जय माँ भारती। चलिए अपने गुरु का नाम लेकर मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज का लेक्चर इतिहास ऑप्शनल का अगला टॉपिक है और वो है द्वैध शासन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वैध शासन के बारे में कि द्वैध शासन क्या है, क्यों लगाया गया, इसे अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन द्वैध शासन क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लगाया गया और इसका परिणाम क्या निकल कर सामने आया और फिर कहाँ लगाया गया था द्वैध शासन, इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर यूपीएससी में जो एक प्रश्न पूछा गया है द्वैध शासन से संबंधित, उस द्वैध शासन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश के बंगाल विजय के पश्चात भारत के लिए ब्रिटिश शासन का पहला उपहार था 1770 के दशक में बंगाल में पड़ने वाला भयंकर अकाल। इस कथन का युक्त विवेचन कीजिए। एक क्वेश्चन है कि बंगाल में जो 1770 के दशक में अकाल पड़ा था, इस द्वैध शासन की वजह से उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। हालांकि एक वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, अलग अलग वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, परंतु टॉपिक यही रहेगा द्वैध शासन। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वैध शासन कहाँ पर। तो ये लागू किया गया था बंगाल में। बंगाल में तो जानने वाली बात है कि जिस बंगाल की बात कर रहे हैं, क्या यह अभी का जो बंगाल है उस वही बंगाल है या फिर इसका क्षेत्र कुछ और था। इसे समझने के लिए हम लोग स्लाइड का सहारा लेंगे। हम लोग विभिन्न तरह के स्लाइड के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैं थोड़ा सा पहले मिटाने वाला ला लूँ। चलिए, मैं लाइट ऑफ कर लूँ पहले, फिर चश्मा भी लगा लेता हूँ ताकि ब्लू रे के से आँख खराब ना हो। चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे इस विभिन्न स्लाइड के माध्यम से। हम लोग पहले समझ तो लें कि ये बंगाल का और लोकेशन क्या था, उसके बाद से बंगाल कितने क्षेत्र में फैला हुआ था क्या, और आज के बंगाल से उस समय का बंगाल कैसा था। इस पर मत जाइए, ये हमारे कोचिंग का लोगो है बस। यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर, राही उठ तेरी मंजिल अब दूर नहीं। ये बस मेरे कोचिंग का लोगो है, इससे मतलब नहीं है। देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है बंगाल में द्वैध शासन। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन, एक साथ दो शासक हैं और एक कंपनी का शासक बैठा हुआ है। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बैठा हुआ है और दो अलग अलग शासक हैं, इसलिए नाम रखा गया है बंगाल में द्वैध शासन। इस चीज़ को समझेंगे आगे चल करके, पहले बंगाल को समझते हैं। तो आज का जो बंगाल है उस बंगाल से बहुत छोटा है। यानी जिस समय की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1700 ईस्वी की, और 1700 ईस्वी के बाद यानी 18वीं सदी। ऐसे कह लें, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 18वीं सदी। 18वीं सदी कहने का मतलब 1700 से लेकर 1800। वैसे 1701 गिनते हैं, लेकिन नॉर्मली यही है 1700 से 1800। इस समय बंगाल की स्थिति क्या थी, तो बंगाल की स्थिति ये थी। समझ में आने वाला नहीं है, मुझे पता है। मैं अगले स्लाइड में लेकर चलता हूँ आप लोगों को। शायद आप लोग इस देश को पहचानते होंगे। अरे कुछ नहीं, ये अपना देश भारत है। देखिए, बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा दिखाई देगा आप लोगों को। ये अपना देश भारत है और भारत में ये वाला क्षेत्र मैं मिटा दूँ तो भारत में ये वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र ये था बंगाल। ये वाला क्षेत्र था बंगाल। मैं इसे अगले स्लाइड में दिखाऊंगा ताकि फ्रेश फ्रेश दिखता चले आप लोगों को। बंगाल, आज बंगाल सिर्फ एक छोटा सा पश्चिम बंगाल में बनकर रह गया है। उस समय के बंगाल में ये पूरा का पूरा समझिए कि इतना पूरा कटा हुआ पूरा क्षेत्र था। मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो शायद दिखाई दे आप लोगों को।
उस समय के बंगाल में जो राज हुआ करते थे, सबसे पहले ये बिहार, उसके बाद से देखिए आप लोग, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, फिर देखा जाए उधर से मेघालय, फिर उसका से असम, असम के बाद ऊपर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, फिर ये नागालैंड, मणिपुर नहीं था, एक मणिपुर को छोड़ देंगे, बाकी मिजोरम, फिर एक त्रिपुरा नहीं था, एक मणिपुर नहीं था, एक त्रिपुरा नहीं था, इतने सारे, यहाँ टोटल के टोटल 10, ये बांग्लादेश भी इसमें शामिल था। मैं इसे अगले स्लाइड में भी दिखा दूँ, स्पष्ट रूप से दिखाई दे आप लोगों को। आप देख पा रहे हैं ये भारत का मानचित्र, ये भारत का मानचित्र है। ये देखिए, बंगाल को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहीं से सवाल आएगा भी कि अंग्रेज़ों ने बंगाल पर ही सबसे पहले अधिकार क्यों किया। इतना बड़ा क्षेत्र फैला छोड़ना कौन चाहेगा। देखिए, ये पूरा का पूरा भारत है और इतने बड़े क्षेत्रफल में, इतने बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ इस मणिपुर को छोड़ दिया जाए तो इतने बड़े क्षेत्रफल में, ऐसा सिक्किम को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर कुछ बिहार है, कुछ बिहार को भी छोड़ दें तो, हालांकि बीच में एक और जगह है, नाम है उसका गारो खासी जयंतियाँ, ये वाला जो पहाड़ है पहाड़ी, उसको भी अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया था। खैर उसको मिला लेते हैं काम चलाने के लिए, लेकिन वैसे उसको छोड़ दिया था। खैर इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था बंगाल, तो इतने बड़े क्षेत्र में बंगाल फैला हुआ था। पहले मैं देख लूँ प्रॉपर तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए, ये बंगाल है, इतने हिस्से में समझ सकते हैं, लगभग आधा का ये दाहिना हाथ जो है इसका कट चुका है। भारत की तरफ से देखेंगे तो बायां, लेकिन हमारे तरफ से हमेशा देखना होता है ना, तो ये दाहिना हाथ कटा हुआ। चलिए, इसे समझने के लिए यहाँ पर देखिए, उस क्षेत्र को हमने काट दिया है अलग पिक्चर में। देखिए ध्यान से, इतने बड़े क्षेत्रफल में ये बंगाल फैला हुआ था, इतने बड़े क्षेत्रफल में। मैं इसे मिटा दूँ तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, इतने बड़े क्षेत्र में उस समय का बंगाल फैला हुआ था। अब समझ सकते हैं कि व्यापारी जब बंगाल में अपना व्यापार स्थापित करेगा तो उसे कितना राजस्व की प्राप्ति होगी। देखिए, है कि नहीं। ये इससे देखिए, त्रिपुरा ये है, त्रिपुरा को छोड़ दिया गया, फिर मिजोरम को लेते हुए इधर ये मणिपुर को छोड़ दिया गया। बीच में एक और जगह है मेघालय में, मेघालय में है गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी और जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ी में जाकर के क्या करेंगे वो, उन्हें साधु तो बनना है नहीं, अपना सामान बेचना है। व्यापारी जो बनकर आए थे तो इस क्षेत्र को भी वो लोग छोड़ दिए थे, अपने क्षेत्र में शामिल नहीं किए थे। और ये मणिपुर वगैरह त्रिपुरा को छोड़ दिए थे। यहाँ पर बंगाल और बिहार के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर था एक कुछ बिहार, इसे भी उन लोगों ने छोड़ रखा था, यानी बंगाल में शामिल नहीं था। बाकी सब बंगाल में शामिल थे। अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल में कौन कौन से राज्य शामिल थे। मैं एक बार फिर से यहीं पर भी बता दूं, आगे स्लाइड में भी बताऊंगा। बिहार, झारखंड, असम, बिहार, झारखंड, असम, फिर देखिए पश्चिम बंगाल, फिर देखिए बांग्लादेश, फिर देखिए मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। इतने क्षेत्रों में फैला हुआ था। अगले स्लाइड में देखते चलेंगे, मैं नाम भी लिख दूंगा, घबराने जैसी कोई बात नहीं। इस क्षेत्र को मैं नाम भी लिख दिया हूँ, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। बंगाल का लोकेशन जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो क्रिया विधि है यहीं से संचालित होती थी, यहीं से अपना सारा काम करना प्रारंभ किया था। एक जो मन में बैठी रहती है ना कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में ही अपना साम्राज्य सबसे पहले स्थापित क्यों किया, इसका भी जवाब यहीं से मिलेगा। तो बंगाल में सबसे पहले क्या था, देखिए हमने यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, और ये है बिहार। उस समय के बंगाल में आज का बिहार शामिल था, और बिहार के नीचे कौन सा राज्य है सबको पता है, झारखंड। उसके नीचे देखिए उड़ीसा पहले था, अब ओडिशा हो गया है, सबको पता है। और पश्चिम बंगाल तो होगा ही, भाई बंगाल है तो पश्चिम बंगाल क्यों ना हो। कहानी है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की भी,
बाद में देखेंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सब अलग हुए थे। तो फिलहाल अभी का स्थिति तो यही है कि बांग्लादेश भी इसमें शामिल था, आधा गाँव होगा बांग्लादेश। उसके बाद से देख लिए ये 5 नंबर हो गया, 1 नंबर बिहार, 2 नंबर में झारखंड, 3 नंबर में उड़ीसा, 4 नंबर में पश्चिम बंगाल, 5 नंबर में बांग्लादेश, 6 नंबर में है ये 6 नंबर का है मेघालय, 6 नंबर में है मेघालय। शायद मार्कर नहीं चल रहा, मैं दूसरे मार्कर का प्रयोग कर ले रहा हूँ। 6 नंबर में है मेघालय, 6 नंबर में मेघालय, 7 नंबर में है असम, ये 7 नंबर में असम, 8 नंबर में है ये 8 नंबर में नागालैंड, सॉरी 8 नंबर को मैं यहाँ दर्शा दे रहा हूँ ताकि छूटेगा ना कोई, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये 9 नंबर में हो जाएगा नागालैंड। और एक कौन सा रह गया, हाँ एक ये रह गया मिजोरम, 10 नंबर में हो जाएगा मिजोरम। तो इस तरह 10 क्षेत्रों को मिला करके वर्तमान में जो 10 छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको मिला करके पूरा का पूरा क्षेत्र मिला करके क्या बना था, ये बना था बंगाल। और इसी बंगाल में लागू किया गया था द्वैध शासन, और तब जाकर के ये बनता है। ये क्षेत्र जो हमने पहले स्लाइड में रखा था, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो वही है ये बंगाल। तो आप लोग समझ पा रहे हैं बंगाल की स्थिति के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके इस बंगाल में, इतने बड़े क्षेत्र में इस बड़े बंगाल को एक बार फिर से देखते हैं। ये बंगाल हो गया, इसके बाद से तो हमारा स्लाइड चला आएगा। चलिए, यानी अगर मुख्य रूप से बात कह लें, मैं एक स्लाइड ला दूं ताकि समझ सकें आप लोग, मैं बार बार उसी चीज़ को बनाऊंगा। देखिए, देख पा रहे हैं इस क्षेत्र को, देख पा रहे हैं इस क्षेत्र को, यही तो है हमारा बंगाल। तो आगे चल करके मैं जब भी आप लोगों को बताऊंगा तो ऐसे भात बना दूंगा जैसे, और यहाँ पर दर्शा दूंगा। तो यहाँ पर दर्शाने का मतलब ही आप लोग समझ जाएंगे कि यही बंगाल है। और इस बंगाल में वही बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये मिजोरम शामिल है। समझ पाएंगे आप लोग। और जब मैं यहाँ पे बनाऊंगा आप लोगों को समझना है कि यह बंगाल है। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, अब मैं लाइट को ऑन करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, द्वैध शासन। तो ये बंगाल को समझने के लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये समझाया और स्लाइड का सहारा लिया। मैं प्रोजेक्टर को अब ऑफ करता हूँ। आगे हम लोग समझते हैं कि द्वैध शासन क्या था। मैं एक बार फिर से देख लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं। चलिए, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है। अब हम लोग समझेंगे द्वैध शासन को। मैं एक बार फिर से इधर आ जाऊं तो दिखाई दिया ना, हाँ मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ। ऐसे तो उल्टा पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं इधर से पढ़ा देता हूँ। नहीं तो कैमरे में यह क्या नहीं हो पाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, शायद हो जाए। हो पाएगा। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है द्वैध शासन। हम लोगों को पढ़ना है द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन के बारे में कि द्वैध शासन क्या था। द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन। दोहरा शासन कहने का सीधा सा अर्थ है कि ये हमारा भारत है, ये बंगाल है, और बंगाल में एक साथ दो शासकों का होना, एक साथ दो शासकों का होना वही होगा द्वैध शासन। भाई, एक साथ दो शासकों का होना, क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? एक जंगल में दो शेर कैसे रह सकता है? उसी तरह एक राज्य में दो शासक कैसे हो सकते हैं? आइए इन्हीं चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है, हमारी कहानी शुरू होती है 1700 ईस्वी से। 1700 ईस्वी
ये हमारा भारत है। भारत में यही तो है था बंगाल, जो अभी मैंने समझाया। और यहाँ पर था दिल्ली, ये था बंगाल, ये था बंगाल और ये था दिल्ली। था क्या, अभी भी है दिल्ली। दिल्ली में 1700 में शासक हुआ करता था मुगल वंश का शासक औरंगजेब। शासक कौन सा था? औरंगजेब। औरंगजेब ने किया क्या, बंगाल उसका प्रांत हुआ करता था, तो बंगाल में इसने क्या किया, एक अधिकारी को यहाँ का दीवान बनाया। नाम था उसका मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां को इसने दीवान बनाया। मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ, ये मार्कर ठीक से चल नहीं रहा। मैं वीडियो को थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, ताकि फ्रेश दिखाई भी तो देना चाहिए। चलिए, लाइट ठीक से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। चलिए हम लोग इस चीज़ को फिर से शुरू करते हैं, द्वैध शासन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं इस चीज़ को फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि लाइट फ्रेश ना आने की वजह से कैमरे में फ्रेश दिखाई नहीं दे रहा था। चलिए द्वैध शासन को मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है द्वैध शासन के बारे में। ये है द्वैध शासन। द्वैध का मतलब होता है दोहरा, यानी द्वैध शासन का सीधा सा अर्थ हो जाएगा दोहरा शासन। ये दोहरा शासन कहने का मतलब क्या हुआ? दोहरा शासन कहने का सीधा सा अर्थ यही प्रतीत होता है कि जैसे ये भारत है और ये बंगाल। हमने बताया था कि बंगाल समझने का मतलब उतना सारा बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सब कुछ, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सबको मिला करके। तो दोहरा शासन कहने का मतलब एक साम्राज्य हो और यहाँ पर दो शासक हो। शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ कि एक साम्राज्य के दो शासक। परंतु भला क्या यह संभव है कि एक मयान में दो तलवार हो? क्या कभी यह संभव हो सकता है कि एक जंगल में दो शेर हो? उसी तरह ये भी संभव नहीं हो सकता कि एक साम्राज्य में दो शासक हो। तो फिर ये दोहरा शासन कहने का अर्थ क्या था? आइए इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दोहरा शासन या द्वैध शासन की शुरुआत के पीछे एक कहानी है। वो कहानी शुरू होती है 1700 ईस्वी से। 1700 ईस्वी से इसकी कहानी शुरू होती है। ये भारत है, ये बंगाल और यहाँ पर ये दिल्ली। ये दिल्ली है, था भी और है भी, और ये बंगाल। दिल्ली में उस समय शासक हुआ करता था, ये शासक है औरंगजेब। मुगल शासक था, मुगल वंश का शासक था यह औरंगजेब। तो दिल्ली में यह औरंगजेब शासक हुआ करता था और यह बंगाल में औरंगजेब ने क्या किया, एक दीवान बनाकर भेजा और नाम था उसका मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ये बन करके आया था दीवान। ये दीवान का मतलब क्या? देखिए, जिस तरह आज केंद्र सरकार है दिल्ली में और उसके विभिन्न तरह के प्रांत हैं जिसे हम लोग राज्य कहते हैं। जैसे मैं इधर से आ जाऊं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य हैं ना, ये वास्तव में प्रांत भी कहते हैं इसे। उस समय भी ये प्रांत हुआ करते थे। केंद्र में दिल्ली सरकार थी, यानी औरंगजेब की सरकार थी, उसका शासन चल रहा था, मुगलों का शासन चल रहा था, और बंगाल प्रांत था। तो आज जिस तरह बिहार में दो शासक हुआ करते हैं ना, एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल, जैसे ये बिहार हो गया तो इसके दो शासक हुआ करते हैं कि नहीं? एक कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल होता है कि नहीं? उसी तरह उस समय भी मुगलों ने दो व्यवस्था करके रखी थी। एक
एक का नाम था, एक प्रशासन का अधिकारी था, इसे कह दें प्रशासनिक, एक प्रशासनिक अधिकारी था, एक प्रशासनिक अधिकारी, और एक जो दूसरा था वो था कर संबंधी अधिकारी या दीवान संबंधी अधिकारी, यानी या फिर दीवान संबंधी अधिकारी। मैंने दीवान का मतलब समझाया था पहले वीडियो में। दीवान संबंधी अधिकारी, दीवान का मतलब टैक्स लेना, टैक्स से संबंधित काम, कर से संबंधित काम, जमीन, भूमि, मकान, फैक्ट्री या छोटे मोटे झगड़े झंझट के बारे में देखरेख करना, यही दीवान संबंधी मामले होते हैं। तो मुख्य रूप से टैक्स का काम इसी के अंतर्गत आ गया, कर संबंधी काम यानी वित्त वाला काम, रुपए पैसे वाला काम इसी के अंतर्गत आ गया। औरंगजेब ने जो मुर्शिद कुली खां को भेजा था ना, तो इसी के पद पर बैठाकर भेजा था मुर्शिद कुली खां को, यही है मुर्शिद कुली खां। और प्रशासनिक अधिकारी दूसरा कोई था। तो बताइए, जो मुगल में जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था नजीम। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी कह लीजिए या फिर कह लीजिए, हाँ नजीम कह लीजिए, नजीम। और इनके पास जो अधिकार था वो प्रशासनिक अधिकार था या फिर कह ले निजामत का अधिकार। उर्दू शब्द है, निजामत मतलब वही प्रशासनिक अधिकार, निजामत का अधिकार, निजामत का अधिकार। और दीवान कहने का मतलब है दीवान संबंधी अधिकारी, यानी कह लें तो दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार। मैं इसे मिटा दूं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है अभी। देखिए एक साथ, एक तो प्रशासनिक अधिकारी हो गए जिसे नजीम कह ले, व्यक्ति को नजीम कहेंगे, और इसके पास जो अधिकार था उसे निजामत का अधिकार या प्रशासन का अधिकार। पुलिस वगैरह जिसके बारे में पढ़ते हैं ना, पुलिस प्रशासन, वहीं पुलिस अधिकार, सेना का अधिकार इसके पास था। दीवान के पास अधिकार क्या था कि वित्त संबंधी रुपये पैसे संबंधित अधिकार थे। अब दोनों एक दूसरे को मैं इधर अलग से समझा दूं, इन दोनों व्यक्तियों को मैं इधर अलग से समझा दूं। तो बंगाल हो गया, बंगाल में दो व्यक्ति हो गए, एक हो गया नजीम, इसे नजीम कह लें या फिर कह लें सूबेदार, इस व्यक्ति को सूबेदार कह लें। और एक व्यक्ति हो गया ये दीवान कह लें। इसके पास पैसा है, पैसे का अधिकारी है ये, और इसके पास पावर है सेना का, और दोनों अलग अलग अधिकारी हैं, दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल करेंगे। सेना ये अगर चाहेगा कि बंगाल के शासक हम ही बन जाएं, बाकी सबको भगा दें, तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास है सेना, इसके पास है सेना, और सेना को देने के लिए वेतन चाहिए, यानी वेतन देना, रुपए पैसे देने संबंधित काम ये तो दीवान करता है। तो ये और सेना रहते हुए भी अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसे रुपए पैसे की जरूरत किससे पड़ती है? दीवान से। दीवान के पास रुपया पैसा है, सब कुछ है, परंतु ये नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास सेना है। इसके पास रुपया पैसा भले हो पर सेना ही नहीं है, क्योंकि सेना तो इसकी बात मानेगी। तो ये एक दूसरे को कंट्रोल कर देते, इसलिए बंगाल अच्छे से बंगाल का शासन चल रहा था। अब हुआ क्या कि जैसे ही औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को इस दीवान के पद पर भेजा, औरंगजेब ने क्या किया, मुर्शिद कुली खां को, हमने नाम भी लिख दिया है यहाँ पर, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां को दीवान के पद पर भेजा। कब भेजा? 1700 ईस्वी में। तो मुर्शिद कुली खां आया और अपने दिमाग के बदौलत, शक्ति के बदौलत, या फिर अन्य कई कूटनीति के बदौलत इस नजीम के पद को भी ग्रहण कर लिया। यानी दोनों पद का मालिक कौन बन बैठा? दोनों पद का मालिक बन बैठा एक व्यक्ति, और व्यक्ति था मुर्शिद कुली खां। और जब ये मुर्शिद कुली खां जब ये बन बैठा तो इसके पास कौन सा अधिकार हो गया? दीवान के पद पर तो था ही,
यह व्यक्ति दीवान के पद पर तो था ही, दीवान के पद पर तो था ही। अब इसके पास कौन सा अधिकार आ गया? इसके पास निजामत का अधिकार भी आ गया, यानी प्रशासन का अधिकार भी आ गया, पुलिस व्यवस्था भी इसके पास चली आई। तो रुपए पैसे भी हैं, सेना भी है, और दोनों को मिलाने के बाद अब ये सर्वे सर्वा बन गया। और जैसे ही निजामत का अधिकार प्लस दीवान का अधिकार मिल गया तो अब ये बन गया क्या? नवाब। नवाब बन गया। नवाब बना, बंगाल का स्थापना किया इसने। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल की स्थापना हो गई, परंतु फिर भी यह टैक्स दे रहा था औरंगजेब को। परंतु दुर्भाग्यवश औरंगजेब 7 साल के बाद ही 1707 में मर गया औरंगजेब। उसके बाद से मुर्शिद कुली खां के बाद से आया, बाद में चल करके मुर्शिद कुली खां तब भी दे रहा था, टैक्स दे रहा था, कुछ अपने पास और कुछ औरंगजेब को भेज रहा था। बाद में मुर्शिद कुली खां के बाद आया अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां ने क्या किया? अलीवर्दी खां, देखिए ये अलीवर्दी खां आया। अलीवर्दी खां ने क्या किया कि मुगल को टैक्स देना बंद कर दिया और स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर दी। तो बंगाल की स्थापना हो गई, बंगाल की स्थापना हो चुकी है, और उसके बाद से बंगाल की यहाँ पर स्थापना भी हो चुकी है और नवाब बन चुका है। यहाँ पर पद कौन सा आ चुका है? नवाब। और नवाब के पास कौन से अधिकार हो गए हैं? 2 अधिकार हो गए हैं। निजामत का अधिकार भी हो गया है, यानी प्रशासन का भी अधिकार हो गया है, पुलिस प्रशासन भी इसके हाथ में है, और दीवान का भी अधिकार हो गया है, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार भी है। सब कुछ है इसके पास, यानी बंगाल का सर्वे सर्वा बन चुका है। यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हुआ क्या? जब अंग्रेज आए, प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध किया, तो देखिए नवाब है, निजामत का अधिकार। इस चीज़ को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को। लिखने का प्रयास न करें तो भी कोई चलेगा, आप लोग इसे लिखने का प्रयास ना करें। मैं इसके PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, समझने पर ध्यान दें, वीडियो को समझें, देखें, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट हैं, फैक्ट से कभी भी UPSC में सवाल आने के चांस कम रहते हैं, फिर नहीं के बराबर। इसलिए प्रवृत्ति को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके प्रभाव को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए चीज़ों को देखते हैं। अब देखते हैं ध्यान से चीज़ों को। हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? भारत हो गया है ये, बंगाल, और बंगाल में अब एक ही व्यक्ति है और वहीं सर्वे सर्वा है। इस व्यक्ति, अब जब अंग्रेज आए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ फाइनल, उसके बाद से क्या हुआ? 1764 के बाद 1 साल बाद 1765 में, जैसा कि हमने बताया था, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद तो पता ही है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उस समय संयुक्त प्रांत नाम हुआ करता था, आज इलाहाबाद, आज उस समय अवध नाम हुआ करता था। अवध में बाद में चल करके उसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। फिर वहीं पर एक क्षेत्र है इलाहाबाद, आज भी लोग जानते हैं इलाहाबाद की संधि। वहीं पर संधि हुई थी कंपनी के बीच में और शासकों के बीच में। बंगाल के शासक, अवध के शासक और मुगल शासक शाह आलम देती है। मुगल शासक कौन था? शाह आलम देती। यहाँ पे मुगल शासक, ये कहानी है पहले की। शाह आलम द्वितीय शासक था। चलिए, इस 1765 की लड़ाई में क्या किया अंग्रेजों ने? क्या किया कि जो एक व्यक्ति के पास जो 2 अधिकार थे ना, उन दोनों अधिकारों को फिर से 2 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया, फिर निजामत का अधिकार नजीम को अलग कर दिया और दीवान को अलग कर दिया। फिर से जो पहले व्यवस्था थी मुगलों की, उस मुगल व्यवस्था को ही बनाए रखा उसने। जो इन नवाबों में ने क्या किया था, दोनों को मिला करके, जो मुर्शिद कुली खान ने नवाब का पद धारण कर लिया था, उस नवाब की व्यवस्था को फिर से 2 खंडों में तोड़ दिया कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने। और फिर नजीम यानी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए सूबेदार, और फिर सूबेदार अलग कोई हो गया और दीवान कोई अलग हो गया। हम लोगों ने देखा था 1764 में शाह आलम द्वितीय को भी हराया गया था। शाह आलम द्वितीय
तो शाह आलम द्वितीय को दीवान बना दिया गया। शाह आलम द्वितीय, हमने पिछले वीडियो में देखा था शाह आलम द्वितीय के बारे में। यही तो था मुगल वंश का शासक। और ये शाह आलम द्वितीय किसके संरक्षण में चला गया था? तो कंपनी के संरक्षण में चला गया था। यानी टैक्स वसूलेगा कौन? शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय किसका हिमायती बनकर रह गया है? अब वो कंपनी का हिमायती बनकर रह गया है। शाह आलम जितना भी रुपया कमाएगा, टैक्स वसूलेगा, वो किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। तो रुपए का किसके पास चला गया? कंपनी के पास। कोई बात नहीं, अब वो मामला सेटल हो गया, इसको हटाते हैं। ऐसा नहीं कि दो पदों के नाम पर द्वैध शासन कह देंगे, नहीं। मैं एक बार फिर से देख लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं। चलिए, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है। फिर नजीम के पद में भी क्या किया गया कि जब 1765 की इलाहाबाद की संधि की गई थी, तो उसमें कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने क्या किया कि इस नजीम के पद के जगह पर, पद तो बना रहेगा, उसके नीचे एक और पद बना दिया। उसके नीचे एक और पद बना दिया, एक और पद बना दिया गया। आपको कुर्सी दिखाई दे रही होगी। इस पद का नाम रख दिया गया क्या? उपनजीम का पद। जिस तरह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उसी तरह नजीम या उपनजीम। उपराष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उसी तरह नजीम और उपनजीम। सूबेदार कह लीजिए, इसको सूबेदार कहेंगे तो इसे कहेंगे उप सूबेदार, उप सूबेदार। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर दुख। अब जो प्रशासन वाला काम इसे दिया गया है ना, प्रशासन वाला काम, पुलिस वाला काम, सेना वाला काम, अब इसमें भी 2 कुर्सियाँ हो गई। फिर इसमें भी 2 कुर्सियाँ, 2 पद हो गए, 2 पद हो गए। इन 2 पदों में देखा जाए तो एक पद हो गया उपनजीम का और दूसरा पद हो गया नजीम का। नजीम कह लें या फिर कह लें सूबेदार। वो तो दीवान का मामला अलग चला गया, वो तो कंपनी के पास पूरा रुपया जा ही रहा है। अब इसमें क्या किया, कंपनी ने जो इलाहाबाद की संधि की, उसमें क्या कर दिया, नजीम की जितने भी शक्ति थी, पावर था, उसको उठा करके उपनजीम में डाल दिया। जिस तरह राष्ट्रपति हमारे यहाँ प्रधान होता है, कहने को तो राष्ट्रपति प्रधान होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, बगैर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सलाह से कोई काम करते हैं? नहीं करते। 1-2 विशेषाधिकार हैं इनके पास, नहीं तो अधिकतर काम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति है और इस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला प्रधानमंत्री है। इसलिए तो इसे वास्तविक शासक कहते हैं भारत में, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक कहते हैं। तो यही काम यहाँ पर किया गया कि उपनजीम का पद किया गया, सृजन किया गया, और नजीम के जितनी भी शक्ति थी, इस पूरी की पूरी शक्ति को कहाँ रख दिया गया? उपनजीम के पास। उसके बाद से पहला बात तो ये किया गया। दूसरा बात एक क्या किया गया कि उपनजीम के जो अधिकारी होंगे, इसमें प्रावधान कर दिया गया कि इस कुर्सी पर जो वही व्यक्ति बैठेगा जिसे, पहली बात ये कि ये नजीम नियुक्त करेंगे। नजीम, इसे कौन नियुक्त करेगा? नजीम ही नियुक्त करेगा। जिस तरह उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसी तरह उपनजीम को ये नजीम ही नियुक्त करेंगे। लेकिन किसे नियुक्त करेंगे? जिसे कंपनी सिफारिश करेगी। यानी अगर कंपनी ये बता देगी, जैसे कंपनी है और कंपनी कहेगी कि भाई मेरा ये बंदा है, इस बंदे को उठाओ और ले जाकर उपनजीम के पद पर बैठा दो, तो ये नजीम के पद पर, सूबेदार के पद पर बैठा आदमी त्राक से इस बैटरी को उठाएगा और उस उपनजीम के पद पर बैठा देगा। अब आप ही बताइए, कंपनी जिस व्यक्ति को भेज रहा है, वो व्यक्ति इस नजीम का बात मानेगा या फिर इस व्यक्ति का बात मानेगा? क्योंकि इसके पास तो शक्ति आ ही गई है, और इसके पास शक्ति आने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति किसके हाथ में चली आई? अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति कंपनी के पास चली आई। तो ये नाम का सिर्फ सूबेदार रह गया, शक्ति तो किसके पास चली आई? कंपनी के पास। तो देखा, शासन में एक सूबेदार प्रशासन वाला काम और एक
दीवानी वाला काम जो था शाह आलम के माध्यम से अब प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के पास रुपए पैसे आ रहे हैं। फिर जो नजीम यानी प्रशासन वाला, पुलिस और सेना वाला काम है, सुधार वाला काम है, रोड बनवाना, लोग जनता की शिकायतों को सुनना, ये सारा का सारा जो काम है ये सूबेदार के पद पर बने हुए 2 व्यक्तियों में बांट दिया। एक सूबेदार रह गया, एक उपनजीम हो गया यानी उप सूबेदार। सूबेदार सिर्फ बातों को सुनेगा, समझेगा, लेकिन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? उप सूबेदार या उप नजीम। और परंतु ये उप नजीम किसके हाथ में आ गया? कंपनी। तो कंपनी के पास इधर से दीवान के माध्यम से रुपए पैसे भी आ रहे हैं और इस कंपनी के पास उप नजीम के माध्यम से शक्ति भी आ रही है। तो पूरी की पूरी शक्ति कंपनी ने अपने हाथों में ले ली। परंतु यहाँ का इस बंगाल का राजा अभी कौन बना हुआ है? अब राजा बना हुआ है यही सूबेदार। और ये सूबेदार तो भारतीय है, और सूबेदार जब भारतीय है तो अगर मान लीजिए बंगाल में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो जनता किसे दोषी मानेगी? जनता तो इस सूबेदार को दोषी मानेगी, सूबेदार को दोषी मानेगी। और यानी जब भी जनता विद्रोह करेगी तो सूबेदार का विद्रोह करेगी, जब भी कभी गलत ठहराएगी तो सूबेदार को गलत ठहराएगी और ये सूबेदार बेचारा फंसेगा। जबकि सूबेदार तो शक्ति का प्रयोग कर ही नहीं रहा, शक्ति का प्रयोग तो उप सूबेदार कर रहा है, उप नजीम। और उप नजीम किसके कंपनी कर रही है? उप नजीम के माध्यम से कंपनी इसके शक्ति का प्रयोग कर रही है। बस यहाँ पर एक ही जगह पर एक नाम मात्र का शासक हो गया, एक वास्तविक शासक हो गया। ये जो नजीम है, एक जो नजीम है ये है नाम मात्र का शासक, नाम मात्र का शासक। और एक जो है ये उपनजीम, उपनजीम हो जाएगा क्या? वास्तविक शासक। वास्तविक शासक जनता के प्रति जवाबदेह किसके कौन रहेगा? नाम मात्र का शासक। ये नजीम और ये नजीम, और पावर किसके पास रहेगा? उपनजीम के पास, यानी उपनजीम के माध्यम से इस कंपनी के पास, इस उपनजीम के पास यानी कंपनी के पास। तो देखिए बंगाल में एक तरह के एक जगह पर 2 शासक हो गए कि नहीं हो गए? तो इस तरह के 2 शासक जब एक साथ शासन कर रहे थे तो इन्हीं शासकों के आधार पर कहा गया बंगाल में द्वैध शासन, और इन्हीं के शासन को कहा गया द्वैध शासन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा द्वैध शासन। यहाँ पर नजीम और उपनजीम, नजीम नाम मात्र का शासक था, उपनजीम वास्तविक शासक था, इसीलिए इस संधि को कहा गया द्वैध संधि। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं इसे समरी के रूप में एक बार फिर से बता देना चाहूँगा। चलिए समरी के रूप में, सारांश के रूप में मैं इस चीज़ को फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। एक साथ बंगाल में 2 शासकों का होना, द्वैध शासन का होना। देखिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव आएगा तो सबसे पहले द्वैध शासन ही शुरू करेगा। इसलिए हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के कार्यों को समझेंगे, उसके पहले समझ लें द्वैध शासन को। आइए मैं देख लूँ वीडियो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, बार बार देखना पड़ जाता है। तो देखिए यह है द्वैध शासन। द्वैध शासन को समझने के लिए एक चीज़ को समझेंगे। ये है भारत, ये है बंगाल। बंगाल में 2 पद हैं, एक पद है, एक पद है नजीम का पद है, और एक है दीवान का पद है। तो नजीम बनेंगे या सूबेदार बनेंगे? ये सूबेदार क्या करेंगे? सूबेदार के पास पुलिस प्रशासन है, सेना है, सब कुछ है इसके पास। पुलिस है, सेना है। फिर उसके बाद से क्या करेंगे? ये न्याय का काम करेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? मरम्मत वगैरह काम, जो समाज के कल्याण का जो काम है वो पूरा का पूरा काम, समाज की जनता के हित का काम ये देखेंगे। और दीवान कर संबंधी काम करेंगे। कंपनी ने जब 1765 का इलाहाबाद की संधि की तो उसने क्या किया कि दीवान के पद पर शाह आलम द्वितीय को बैठा दिया, शाह आलम द्वितीय।
और शाह आलम द्वितीय को बैठा दिया। शाह आलम द्वितीय बैठा। ये शाह आलम द्वितीय ये कंपनी का हिमायती था, कंपनी के द्वारा बैठाया गया था। ये कंपनी का इस पर कंपनी के संरक्षण में चला गया था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय हार गया था। तो टैक्स बंगाल से जो भी टैक्स हो रहे थे उसे शाह आलम तहसील रहा था, और उसे तहसील करके वसूल करके इसे कंपनी के पास दे रहा था। तो कंपनी के पास चला आया पैसा कंपनी के पास आ रहा है, राजस्व कंपनी के पास आ रहा है एक बड़ा हिस्सा। उसके बाद से यहाँ पर न्याय व्यवस्था, जनता का कल्याण संबंधी काम ये कौन कर रहा है? सूबेदार कर रहा है। कंपनी ने क्या किया, इस सूबेदार के पद को भी 2 भागों में बांट दिया। एक सूबेदार को रहने दिया, जो सूबेदार था उसे रहने ही दिया। सूबेदार के नीचे एक दूसरा पद बना दिया और उसका नाम रख दिया उप सूबेदार या उप नजीम कह लें। उप सूबेदार या उप नजीम। और जो उप सूबेदार के पास जो शक्ति थी, या सूबेदार के पास जो शक्ति थी, या नजीम के पास जो शक्ति थी, उस शक्ति को उप सूबेदार में ट्रांसफ़र करा दिया। यानी शक्ति का भले इसके नाम पर है, इस्तेमाल ये करेगा। तो जनता तो यही समझेगी कि अगर जनता का कल्याण नहीं हो रहा तो जनता जब भी विरोध करेगी सूबेदार का विरोध करेगी। इससे क्या हुआ, और उप सूबेदार कौन होता था कि कंपनी, ये कंपनी जिस व्यक्ति को की अनुशंसा करती थी उसे ही सूबेदार इस पद पर नियुक्त कर देता। ये सूबेदार इस व्यक्ति को उठाता और यहाँ पर लगा के बैठा देता था। तो यानी सूबेदार की जो शक्ति थी इसमें ट्रांसफ़र हुई, और इसके माध्यम से ट्रांसफ़र होते होते कहाँ चली गई? कंपनी के पास। सूबेदार की शक्ति उप सूबेदार में ट्रांसफ़र हो गई, और उप सूबेदार तो कंपनी ने भेजा था व्यक्ति को, तो इस व्यक्ति के माध्यम से इस्तेमाल कौन कर रहा है? कंपनी जैसे कहेगी उप सूबेदार वैसा करेगा, उप सूबेदार जैसा करेगा उस तरह का सूबेदार करेगा। और इस तरह देखा जाए तो बंगाल का शासन अप्रत्यक्ष रूप से पूरा का पूरा शासन कंपनी चला रहा। पहले यही दोनों मिल करके तो नवाब बना करते थे, और नवाब हुआ करते थे, और नवाब पूरे बंगाल के शासक हुआ करते थे। कंपनी ने लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिए थे। कंपनी ने दूसरे किसी के माध्यम से दीवान संबंधी अधिकार ले लिया, और सूबेदार के माध्यम से उप सूबेदार के से होते हुए कंपनी ने फिर ये मामला भी, दोनों मामला अपने हाथ में रख लिया। तो कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अब नवाब कौन बन गया है? कंपनी बन गई है। लेकिन दिखाई देगा जनता को कौन कि नवाब सूबेदार है, और जब भी विरोध करेगी जिसे जो भी भुगतना होगा सूबेदार को भुगतना होगा। जनता कभी कंपनी के विरोध में नहीं जाएगी, और जब कंपनी के विरोध में कभी नहीं जाएगी तो कंपनी का व्यापार चलता रहेगा। यहाँ तक कि भारत के अन्य जो राजा हैं वो राजा को भी लगेगा कि सूबेदार सब कुछ कर रहा है। तो ये भारत के अन्य क्षेत्र के जो राजा हैं, शासक हैं, वो जब भी विरोध करेंगे सूबेदार का विरोध करेंगे, कभी कंपनी का विरोध करेंगे ही नहीं। कंपनी युद्ध नहीं करेगी, और कंपनी का जो हमने बताया था व्यय कम का कम रह जाएगा। शासक भी बन गई अप्रत्यक्ष रूप से, और व्यय भी नहीं होगा। तो राजस्व आ गया शाह आलम द्वितीय के माध्यम से। अब शाह आलम द्वितीय के माध्यम से आ गया राजस्व आ गया। अब शाह आलम द्वितीय के माध्यम से राजस्व आएगा तो क्या होगा? आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और चूंकि सूबेदार मालिक है तो जो भी राजा भी इसका विरोध करेंगे, जनता विरोध करेगी, युद्ध करने होंगे तो सूबेदार समझेगा। तो क्या अब कंपनी युद्ध करेगी? कंपनी युद्ध नहीं करेगी तो क्या युद्ध में जो खर्चे होंगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो खर्चे कम से कम होंगे कि नहीं होंगे? जब आय अधिक होगा, व्यय कम होगा तो क्या होगा? बचत उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अधिक से अधिक उसके रुपए पैसे बचेंगे। इस रुपए पैसे का वह इस्तेमाल, वह निवेश करेगा, कंपनी में निवेश करेगा, कंपनी में लगाएगा, नए कंपनी खोलेगा, फैक्ट्री खोलेगा, नए माल खरीदेगा, अधिक से अधिक माल खरीद करके उससे सामान बनाएगा, फिर उसे बेचेगा, और बेच करके क्या कमाएगा? मुनाफा कमाएगा। तो हो तो गया, क्या हो जाएगा? यही मुनाफा कमाने का मतलब ही तो है वाणिज्यिक पूंजीवाद। बस इसलिए हमने कहा था कि पहले वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो भी शासन, और ये रॉबर्ट क्लाइव लाया था, जो भी शासक आएंगे, जो भी काम करेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा, मुनाफा कमाना, यानी वाणिज्यिक पूंजीवाद का हित साधना। तो ये द्वैध शासन लाया गया था 1765 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही बंगाल का गवर्नर बना, रॉबर्ट क्लाइव
क्या हुआ, ये भात है, भात का ये हो गया ये बंगाल। बंगाल का जैसे ही यह क्या बना, गवर्नर बना, इसने सबसे पहले द्वैत शासन लागू किया। कब से कब शुरू किया यह, 1765 में शुरू किया, 1767 तक रहा। इसके बाद से अगले 2 और अधिकारी आए। एक आया, नाम था उसका कार्टियर, एक था नाम था कार्टियर और वेलेस्की। चलिए उस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ पे बस इसी चीज़ को, नहीं तो आगे वीडियो लंबा हो जाएगा, उनके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये था द्वैत शासन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ें, समझें चीज़ों को, और इसके साथ ही द्वैत शासन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं, सुझाव दें कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई, कौन सा चीज़ मुझसे छूट गया, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि ज्ञान की वृद्धि मुझ में भी होती रहे। चलिए, अपने गुरु का नाम लेकर मैं इसे फिर से बंद भी करता हूँ लेक्चर को। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। जीवन में आखिर है क्या, सब मोह माया है। धन्यवाद। जय माँ भारती।